बीकॉम द्वितीय वर्ष की व्यावसायिक संप्रेषण एवं प्रबंध की क्लास में विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है सांकेतिक भाषा के प्रकार, जिसमें हमने सांकेतिक भाषा के प्रकार देखे। शारीरिक भाषा, सामीप्य भाषा, भाषा प्रतिरूप और संकेत भाषा। आज हम जिस विषय में पर चर्चा करेंगे वह है सामीप्य भाषा। शारीरिक भाषा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे आज सामीप्य भाषा या प्रॉक्सिमाइज। सबसे पहले इसका मीनिंग या अर्थ। यह सांकेतिक संचार का ही प्रतिरूप है या सांकेतिक भाषा संचार का ही एक माध्यम है। इसके अंतर्गत प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता यानी संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला के मध्य में पाए जाने वाले स्थान संबंधी तत्वों के अध्ययन को सामीप्य भाषा कहते हैं। जब हम एक बात किसी से प्राप्त कर रहे हैं, संदेश प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे बीच स्थान संबंधी जो दूरी है वह भी सांकेतिक संचार का एक माध्यम है। सामीप्य भाषा यानी स्थान यानी पास पास बैठे हैं या दूर दूर बैठे हैं, इसे समय या स्थान की भाषा भी कहते हैं। अर्थात हमारे आसपास का वह स्थान, जगह या हमारे दूरी का अंतर, आसपास की विषय वस्तु, ये संचार को प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत अंतर्भाषा, समय भाषा या वातावरण सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले है अंतर्भाषा। अंतर्भाषा जिसके अंतर्भाषा के अंतर्गत संचार की प्रकृति दूरी से प्रभावित होती है। अंतर्भाषा दो प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। पहली चीज़ है निकटता, यानी जो बात करने वाले हैं वो कितने निकट बैठे हैं, उनके बीच में दूरी कितनी है। संदेश देने वाला और संदेश प्राप्तकर्ता के बीच की दूरी लगभग 5.5 फुट तक की दोनों के बीच में दूरियां होती है। यदि घरों में कुर्सियां हैं तो कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा है और दूसरा बैठा है तो उनके बीच दूरी होगी। इसी प्रकार कुछ देश ऐसे हैं जहां पर दूरी अधिक होती है संदेश देने वाले और प्राप्त करने वाले। जितनी दूरी कम होगी उतनी ही संचार देने और प्राप्त करने वालों के बीच में निकटता अधिक होगी। इसी प्रकार से उन्मुखता के अंतर्गत जो व्यक्ति है, खड़े होने और बैठने की स्थिति को दर्शाया जाता है। एक व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे के बाजू के नज़दीक बैठते हैं। इन दोनों व्यक्तियों के बीच जो दूरी है वो उनकी निकटता को दर्शाती है। यह इसमें स्थान भाषा के माध्यम से प्रेषक और प्राप्तकर्ता विचार, इच्छाओं, भावनाओं को एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं। स्थान भाषा दूसरी जो चीज़ है वह है स्थान भाषा। स्थान भाषा के अंतर्गत 4 प्रकार की होती है स्थान भाषा। स्थान भाषा में सबसे पहले है घनिष्ठ भाषा, दूसरी है व्यक्तिगत स्थान भाषा, तीसरी है सामाजिक स्थान भाषा और चौथी है सार्वजनिक स्थान भाषा। पहला है घनिष्ठ स्थान भाषा। इसके अंतर्गत दोनों पक्षकारों में कम दूरी होती है, 1.5 फुट तक की दूरी होती है, यानी उनके मध्य घनिष्ठ संबंध है, जैसे परिवार के सदस्य, नज़दीकी दोस्त और विशेष व्यक्ति आदि, और वह अपने संचार कर रहे हैं, सांकेतिक संचार। दूसरी है व्यक्तिगत स्थान भाषा। इसके अंतर्गत 1.5 फुट से 4 फुट तक की दोनों के बीच में दूरी हो सकती है, प्रेषक संदेश देने वाले और संदेश प्राप्तकर्ता में, और ये मित्रवत वार्तालाप करते हैं। इनकी संस्कृति में समान उम्र व लिंग होने के कारण एक लिंगीय समूह की समानता और व्यक्तिगत अंतर कम होने के कारण ये संवाद व्यक्तिगत होता है और तनाव रहित होता है। इस संवाद में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते हैं। सामाजिक स्थान भाषा, सोशल स्पेस लैंग्वेज। इसके अंतर्गत प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के मध्य 4 फुट से 12 फुट तक की दूरी होती है। इसका जो उद्देश्य होगा वो औपचारिक उद्देश्य होगा। इसके अंतर्गत औपचारिक रूप से वार्तालाप संपन्न की जाती है। और नेक्स्ट है सार्वजनिक स्थान भाषा। सार्वजनिक स्थान भाषा के अंतर्गत 12 फुट से अधिक की दूरी होती है। इसमें संदेश और आवाज़, संवाद सहिष्णुता व निष्पक्षता के द्वारा अपनाकर व्यक्ति तक पहुँचाए जाते हैं। ये तो थे अंतर्भाषा या स्थान भाषा के प्रकार। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समय भाषा। समय भाषा या टाइम लैंग्वेज। समय भाषा, इसके अंतर्गत संचार से जुड़े व्यक्ति अपने अपने तौर तरीकों से समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए संचार क्रिया को पूर्ण करते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न संचार किए जाते हैं। इसके अंतर्गत भाषा के विश्लेषण की कोई उचित इकाई नहीं होती है और न, लेकिन प्रस्तुतिकरण के कुछ क्रम होते हैं। जैसे किसी व्यावसायिक संगठन में समय के लिए घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। समय को बहुमूल्य तत्व माना जाता है और उसे मुद्रा माना गया है। समय को मनी माना गया है। तीसरा जो है वह है वातावरण या माहौल, सराउंडिंग। इसके अंतर्गत संचार के आसपास का रंग, रूपरेखा और रूपांकन
इससे प्रभावित होती है। विभिन्न प्रकार के रंग व्यवहार और प्रकृति को दर्शाते हैं, जैसे सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, दुख के समय काला रंग, खुशी के समय गुलाबी रंग। यह रंगों की भाषाएं हैं और रंगों का चुनाव संचार करते समय ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है रूपरेखा। किसी व्यावसायिक संस्था का स्थान, रंग रोगन, फर्नीचर की डिजाइन, जैसे मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में जाएंगे हम या पिज़्ज़ा हट में जाएंगे तो वहाँ का जो सजावट या रूप रंग है वो भी प्रभावित होता है और ब्रांड को निर्धारित करता है। रूपांकन के अंतर्गत जगह, समय, वातावरण सभी संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार की रूपरेखा रंग, रूपांकन आदि का मार्गदर्शन करते हुए ही की जाती है। इसी प्रकार सांकेतिक संचार में नेक्स्ट जो है वह है भाषा प्रतिरूप या पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज जैसे कि नाम से ही है, इसका अर्थ है भाषा के समान। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी कहने की अभिव्यक्ति का अध्ययन करता है, अर्थात वह व्यक्ति अपनी बात को किस प्रकार से दूसरे को कहता है। पैरा लैंग्वेज, पैरा और लैंग्वेज, पैरा यानी समान और लैंग्वेज यानी संचार की आवृत्ति। यह एक सांकेतिक संचार ही है। इसमें बोलने वाला एक प्रकार आवाज़ निकालता है, इस बात की जानकारी मिलती है। आवाज़ या ध्वनि इस प्रकार से होते हैं जिससे संदेश को समझा जा सके। भाषा प्रतिरूप में भावनाओं आदि को व्यक्त करने के लिए शब्दों के स्थान पर अन्य संकेतों, भाव, भंगिमाओं का भी प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक देश और प्रत्येक समूह में कुछ न कुछ सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। भाषा प्रतिरूप या पैरा लैंग्वेज के जो महत्वपूर्ण तत्व है उसमें सबसे पहले है स्वर या आवाज़। इसमें स्वर या आवाज़ के द्वारा संकेत प्राप्त किए जाते हैं। संचार करने वाले के स्वभाव, शिक्षा पर की जानकारी मिलती है। यदि स्वर स्पष्ट है तो संदेश प्रभावशाली होगा। गायन तथा स्टेज प्रोग्राम वाले व्यवसाय में स्वर को प्रभावशाली होना आवश्यक है ताकि बात को श्रोताओं तक आसानी से पहुंचाया जा सके। स्वर तभी प्रभावी होगा तब उतार चढ़ाव यानी स्वर को न तो ऊंचा होना चाहिए न नीचा होना चाहिए, श्रोताओं को बांधने में कामयाब होना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए। स्वर की जो गति है, स्पीड ऑफ वॉइस है, उसमें श्रोताओं को आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। अंतराल या विराम या पॉज, संचार में अंतराल को भी ध्यान में रखना चाहिए कि विराम श्रोता को ध्यान में केंद्रित करने वाले बिंदु को श्रोता को विराम देने का प्रयोग किया जाना चाहिए। आवाज़ की मात्रा, स्वर में आवाज़ की मात्रा का भी महत्वपूर्ण है। श्रोताओं की संख्या कम होने पर धीरे बोलना, ज़्यादा होने पर उच्च तेज आवाज़ में बोलना। उचित दबाव का प्रयोग करते हुए भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। उचित दबाव ताकि संदेश सही मात्रा में पहुंच चुके। मिले जुले संकेत, मिक्स्ड सिंगल्स, संदेश के अंतर्गत मिले जुले संकेत होते हैं, वो संदेश के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो संदेश देने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संदेश कैसे भेजा जाए और किस भावार्थ का प्रयोग किया जाए। अलिखित संचार का प्रभुत्व होता है। इसके अंतर्गत एक दूसरे की भाषा, योग्यता, क्षमता, धैर्य लगभग सभी एक जैसी नहीं होती है। इन सब का प्रयोग करके अलिखित संचार का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा प्रतिरूप में आह, ओह, वाह, अलास इत्यादि बातों का प्रयोग किया जाता है। आवाज़ स्वर के माध्यम से स्नेह, लगाव, अलगाव आदि बातों या अनुभूतियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जाइए वाक्य में यदि जाइए शब्द को बहुत दबा कर कहा जाता है तो ये गुस्से का इजहार करता है। भाषा प्रतिरूप सांकेतिक संचार के अंतर्गत प्रभावी रूप अपना प्रयोग होती है। इसमें योग्यता, शिक्षा, संस्कृति आदि का भी पता लगता है। नेक्स्ट जो है वह है संकेत भाषा। संकेत भाषा या साइन लैंग्वेज। संकेत भाषा को ध्वनि, दृश्य उपकरण, ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। संचार प्रक्रिया में संदेश देने के लिए संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला संकेत, चिन्ह आदि का प्रयोग करता है। इसका प्रयोग विभिन्न चित्रों से किया जाता है। जैसे टेलीफोन बुथ को दर्शाना है तो टेलीफोन का चित्र लगा दिया। बिजली पावर हाउस के सामने खतरा, एक खोपड़ी का और दो हड्डियों का ऐसा चित्र होता है यानी कि खतरा। धूम्रपान निषेध है यानी सिगरेट, स्मोकिंग इज नॉट अलाउ तो नो स्मोकिंग और सिगरेट पर क्रॉस का निशान। इस प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्राप्तकर्ता को उन संकेतों के माध्यम से सांकेतिक संचार हो जाता है या क्या बात कही जा रही संदेश की प्राप्ति हो जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंग संकेत, संकेत भाषा में रंगों का प्रयोग जैसे यातायात में ट्रैफिक, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट से हमें पता चल जाता है। एम्बुलेंस पर रेड लाइट होती है,
उससे हमें पता चलता है। रेड रंग जो है वो एक्साइटमेंट का प्रतीक है। इसी प्रकार से हरा जो है स्फूर्ति का, फ्रेशनेस का। बैंगनी रंग जो है वो इम्प्रेशन या प्रेरणा देता है। नीला रंग जो है शीतलता का प्रतीक है। पीला रंग चीयरफुलनेस का प्रतीक है। और ऑरेंज कलर जो है सक्रियता या एक्टिवनेस का प्रतीक है। तो विभिन्न प्रकार के रंगों का वास्तुकार, शिल्पकार, आंतरिक सज्जा विशेषज्ञ, कलाकार आदि इन रंगों का प्रयोग करते हैं और इन रंगों के द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। विभिन्न रिपोर्ट का व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न रिपोर्टें जो है दस्तावेज है वो विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है उनके अंतर्गत। तो संकेत, इस प्रकार संकेत भाषा का प्रयोग इस ऐसी जगह कहा जाता है जिससे कोई न कोई सूचना या बात ध्यान में प्राप्त होती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है ध्वनि संकेत या साउंड सिग्नल। यह भी संचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत प्राचीन काल में जैसे गाँवों में, कस्बों में सूचना देने के लिए नगाड़े व ढोल बजाए जाते थे। आज भी इनका प्रयोग ऑफिस व अलार्म में किया जाता है। फायर अलार्म, वीआईपी मोटर अलार्म, इमरजेंसी अलार्म, पुलिस की गाड़ी का सायरन या एम्बुलेंस का सायरन, ये भी जो है ये ध्वनि संकेत भी सांकेतिक संचार का महत्वपूर्ण अंग है। इनका प्रयोग करने के लिए पोस्टर, चित्र, पेंटिंग आदि का प्रयोग किया जाता है। ये तीव्र रूप गति से संदेश को पहुंचाते हैं। कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग भी इसको आसानी से समझ सकते हैं और इसके कार्य एक बार भेज देने के पश्चात इसमें परिवर्तन करना कठिन होता है। इस प्रकार हमने सांकेतिक संचार के अंतर्गत पोस्टर, चित्र, अलार्म आदि के प्रयोगों से या सांकेतिक शारीरिक भाषा के रूप से या पैरा लैंग्वेज के रूप से जिस प्रकार से भी संकेत को जिस प्रकार से भी कम्युनिकेशन